संतोष का विषय है, लेकिन लौकिक दृष्टिया कुछ बातें उनके बारे में आपको बताने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। विधि में उन्होंने अध्ययन किया है नागपुर में, उसके पश्चात व्यवस्थापन तंत्र की भी पढ़ाई आपने यशस्विता से की है। बर्लिन में जाकर के विशेषकर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में उन्होंने अध्ययन किया है और वहाँ पे भी उन्होंने पदविका प्राप्त की है। 1990 से वैसे राजनीति में सक्रिय है और कॉरपोरेशन के स्तर से लेकर विद्यमान मुख्यमंत्री स्तर तक आपका बहुत ही दैदीप्यमान राजकीय कर्तृत्व रहा है, आप सबके सामने है। अभ्यासु जिसको कहते हैं अध्ययनशील लोक प्रतिनिधि, यह उनका लौकिक है। उसका पुरस्कार भी राष्ट्रकुल संसदीय मंडल की ओर से उन्होंने प्राप्त किया है। 3 बार विधानसभा में आप भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते रहे और अभी हमारे मुख्यमंत्री के नाते पूरे महाराष्ट्र का एक दृष्टि से अभिभावक का दायित्व निभा रहे हैं। मैं हिंदुस्तान समाचार के संचालक माननीय रविंद्र जी संघवी, उनसे अनुरोध करता हूं कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत का सम्मान करें। अरे किधर है ऐसे? संघवी जी हिंदुस्तान समाचार के संचालक मंडल के एक प्रमुख संचालक हैं, मुंबई में व्यवसाय करते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कोंकण प्रांत के सहसंपर्क प्रमुख के नाते दायित्व निभाते हैं। आज इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के नाते ऐसे ही सब जिनको जानते हैं, नाम से तो जानते भी हैं, काम से भी जानते हैं और कई लोगों का अच्छा परिचय भी उनसे होगा, ऐसे प्रमुख अतिथि यहाँ पर उपस्थित है माननीय सुरेश जी हावरे। वैसे विदर्भ के अमरावती जिले के एक छोटे गांव से आए हुए सुरेश जी नागपुर यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक उन्होंने किया है गोल्ड मेडल के साथ। उसके बाद में बीएआरसी के ट्रेनिंग स्कूल में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग यह भी आपने पूरा किया हुआ है। एक सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट के नाते 27 साल तक बीएआरसी में उन्होंने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं। भारतीय विचार दर्शन ट्रस्ट जिसके तत्वावधान में मुंबई में तरुण भारत निकलता है, उसके आप अध्यक्ष हैं तथा समरसता अध्ययन केंद्र नाम का एक रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट और अखिल भारतीय स्तर का मुंबई में चलता है, उसके भी आप अध्यक्ष हैं। उद्योजक के नाते तो आप सब उनको पहचानते हैं। व्यवसाय के बारे में उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुरस्कारों का सम्मान आपको मिला हुआ है। मैं परेश कांत जी मांगलिक, मुंबई प्रवर समिति के हिंदुस्तान समाचार के अध्यक्ष, इनसे अनुरोध करता हूं कि वे सुरेश हावरे जी का सम्मान तथा स्वागत करें। परेश कांत जी मुंबई के प्रख्यात उद्योजक है, सोलर क्षेत्र में उनका उद्योग है और मुंबई में जो हिंदुस्तान समाचार का ब्यूरो है उसकी प्रवर समिति है, उसके आप अध्यक्ष हैं। इस कार्यक्रम का प्रास्ताविक करने के लिए मैं माननीय हरिभोज जी से अनुरोध करता हूं। आदरणीय भैयाजी जोशी, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, हावड़े जी, रविंद्र जी संघवी और हमारे मुंबई के कार्यकर्ता उपस्थित बंधु और भगिनी, आज जिस कार्यक्रम के लिए हम एकत्रित हुए हैं वो श्रीकांत जी जोशी स्मृति व्याख्यान पर। शायद कुछ लोगों को श्रीकांत जोशी कौन है और कौन थे इसके बारे में पता नहीं होगा, इसलिए मैं 2 मिनट में उनका परिचय कर देता हूँ। श्रीकांत जी जो कि मुंबई के थे और
उनका बचपन यहीं, पढ़ाई वगैरह सब मुंबई में हुई। पढ़ाई करने के पश्चात वो संघ के प्रचारक इस नाते बाहर निकले, कुछ साल नांदेड़ जिले में, और उसके बाद 25 वर्ष उन्हें असम प्रांत में प्रांत प्रचारक इस नाते काम किया। तत्पश्चात 1985 से 85 से लेकर के 10 साल पूजनीय सरसंघ चालक के साथ वीए सचिव ऐसा 10 साल काम किया है। 98 में वो फिर उनको नागपुर बुलाया गया और वो प्रचार प्रमुख राष्ट्रीय स्वयं संघ की जिम्मेवारी उनको दे दिया। उसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि हिंदुस्तान समाचार यह उस समय 1985 से लेकर के बंद हुई थी ये संस्था। उसका कारण के इतिहास बहुत लंबा है, इसलिए मैं अभी दोहराना नहीं चाहता, किंतु तो जो बंद पड़ी ये संस्था है वो पुनर्जीवित उसको करना है, ये प्रण ले करके उन्होंने आखिर के आपके 12 साल जो है 12-13 साल वो केवल उसी के लिए 2001 साल में उन्होंने हिंदुस्तान समाचार का पुनर्जीवित किया। उसको वो नवोत्थान कहते थे। और उसके बाद उन्होंने जो काम किया है वो सारे हिंदुस्तान में, यानी सारे राज्यों में हिंदुस्तान के केंद्र खड़े करना, वहाँ ऑफिसेस लगाना, वहाँ रिपोर्टर से करना, सब और दिल्ली में उसका एक केंद्र स्थापित करना, इस प्रकार का बहुत बड़ा काम किया है। आज हिंदुस्तान समाचार की जो पहचान है वो भारतीय भाषा में हिंदुस्तान समाचार देता है। बाकी जो न्यूज एजेंसी है, वृत्त संस्था है, वो अंग्रेजी हिंदी दोनों में देती है, किंतु मराठी, पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, असमिया ऐसी सभी भाषा में समाचार देने वाली वृत्त संस्था, एकत्रित करने वाली और वृत्तपत्र तक पहुंचने वाली केवल एकमेव संस्था ये है। तो ये इसकी विशेषता है। इस विशेषता को एकत्रित करने के लिए माननीय श्रीकांत जी को बहुत ही कष्ट करना पड़ा, किंतु 10-12 साल उन्होंने कष्ट करके ये संस्था पुनर्जीवित किया है। आज हिंदुस्तान समाचार की स्थिति है ऐसी है कि साधारणतः प्रत्येक राज्य में केंद्र उनका शुरू हो गया है हिंदुस्तान समाचार का। सारी भाषा जो 16 भाषा प्रमुख भाषा है भारत की, तो 16 भाषा में हिंदुस्तान समाचार के वृत्त संकलन होता है और वृत्तपत्रों को दिया जाता है। इसके सिवा और भी न्यूज़ स्कैन सर्विस नाम की सेवा है, न्यूज़ कियोस्क है, इस प्रकार की अनेक सेवाएं ये हिंदुस्तान समाचार के द्वारा दी जाती है। आज कोई ऐसा प्रदेश या राज्य नहीं है कि जहाँ हिंदुस्तान समाचार का ये प्रतिनिधि वहाँ नहीं है। उसके सिवाय नेपाल हो, भूटान हो या म्यांमार हो या और कुछ हिंदुस्तान के बाहर भी हिंदुस्तान समाचार के प्रतिनिधि है। और इस प्रकार के विशेष रूप से राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दे करके और राष्ट्रहित को प्राधान्य दे करके हिंदुस्तान समाचार का काम जो चल रहा है उसको पुनर्जीवित करने का श्रेय बहुतांशी श्रेय माननीय श्रीकांत जी को जाता है। उनके स्मृति में ये व्याख्यानमाला ये शुरू है। आज के प्रमुख अतिथि और प्रमुख जो वक्ता है माननीय भैया जी जोशी है, उनके द्वारा आपको ये उनके मनोगत के द्वारा आपको ये विचार सामने रखते कि जो अपना कार्यक्रम है वो इस प्रकार का है। मैं यही अपना मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जी, आज के दिन में, आज के इस कार्यक्रम में मुंबई के हिंदुस्तान समाचार की ओर से प्रकाशित किया जा रहा मेक इन महाराष्ट्र विशेष अंक का भी प्रकाशन होने वाला है माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा। उसके पूर्व मैं आज के प्रमुख अतिथि माननीय सुरेश जी हावरे जी से विनती करता हूं कि वे अपना हस्तगत आपके सामने रखें। आदरणीय भैयाजी जोशी, आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस, आदरणीय हरिभाऊ बिराजदार, मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर, उपस्थित बंधू भगिनींनो, पत्रकार मित्रांनो, नवयुग निवासला मी अनेकदा गेलेलो आहे। एकदा मुकुंदराव पणशीकरांनी मला बोलवलं, ती वेळ मात्र थोडीशी वेगळी होती। इतर वेळी मुकुंदरावांशी गप्पा व्हायच्या आणि एक दिवशी मुकुंदरावांनी बोलवलं
आणि ते म्हणाले की मी तुला श्रीकांत जोशींची ओळख करून देण्यासाठी बोलावलेलं आहे. यालाही जवळपास 10-1 वर्ष झाली असतील. आणि तेव्हा माझा पहिला परिचय श्रीकांत जोशींशी झाला आणि मुकुंदरावांनी सांगितलं की यांच्या कामात तू सहभाग द्यायचा आणि यांच्या कामात तू मदत करायची. तेव्हापासून माझा हिंदुस्थान समाचार आणि श्रीकांत जोशी यांच्याशी संबंध राहिलेला आहे. मुकुंदरावांची सूचना म्हणजे आमच्यासाठी आदेशच असायचा. श्रीकांत जोशी एक अलौकिक व्यक्तिमत्व तर होतंच, पण एक धडपड त्यांची जी दिसायची ती प्रेरणादायी असायची. मित्र, आज हिंदुस्थान समाचार त्यांनी जे उभं केलेलं आहे, उद्योजक या ठिकाणी अनेक उपस्थित आहेत, म्हणून मी मुद्दाम सांगू इच्छितो की उद्योजक अनेकांना मदत करतात, पण किती लोकांना मदत केल्यानंतर आपल्याला मदत केल्याचं समाधान आनंद मिळतो याचा जरा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. आणि म्हणून मला एक उद्योजक म्हणून हिंदुस्थान समाचार सोबत जुळण्याचा एक आनंद आहे. हिंदुस्थान समाचारला आपणही सर्वांनी उद्योजकांनी मदतीचा हातभार लावावा. या हातभार लावण्याने आपल्याला आनंद मिळेल, समाधान मिळेल, पुण्य मिळेल, हे मी आपल्याला माझ्या अनुभवातून सांगू इच्छितो. मेक इन महाराष्ट्र या गोष्टीवर आदरणीय मुख्यमंत्र्यांनी जेव्हापासून फोकस दिलेला आहे, मेक इन इंडियाच्या सोबतच, तर मला असं वाटते त्यांचे दौरे मी बारकाईने पाहिलेत. अमेरिकेला आपण गेलात, जपानला आपण गेलात, चीनला आपण गेलात, मग ती जनरल मोटर्स असो, पण सगळ्यात वैशिष्ट्यपूर्ण मला जे डील वाटलं सर ते फॉक्सकॉनचं वाटलं. आणि ते एवढ्यासाठी वाटलं की त्याची बारकाईने आणि ज्या शिताफीने त्याची योजना केल्या गेली, म्हणजे त्याची कॉम्पिटिशन खूप होती. आजूबाजूच्या राज्यांशी कॉम्पिटिशन होते आणि आजूबाजूच्या देशांशी कॉम्पिटिशन होते, परंतु तरीही हे डील महाराष्ट्रामध्ये येणं, यासाठी मला असं वाटतं की आपण मुख्यमंत्र्यांचं मनापासून अभिनंदन केलं पाहिजे. 35,000 crores आणि 5 लाख नोकऱ्यांची निर्मिती या एका डीलमधून होणार आहे. असे अनेक डील मुख्यमंत्र्यांनी केलेले आहेत. महाराष्ट्रामध्ये उद्योजकता वाढीला लागली पाहिजे. हा जो उद्योजकाच्या वाढीचा अंगीकारलेला दृष्टिकोन आहे, हा सगळ्यात महत्त्वाचा आहे. मी 2 गोष्टी फक्त या ठिकाणी सांगू इच्छितो की मी गेली 10-12 वर्ष महाराष्ट्रभर फिरलो, अनेक तरुणांना भेटलो ज्यांना उद्योजक होण्याची उर्मी आहे, ज्यांना उद्योजक होण्याची इच्छा आहे, अशा तरुणांना भेटलो. आणि मला असं वाटलं की हे बरेच जण बारीक बारीक गोष्टीमध्ये अडकलेले आहेत. कोणी पैशाच्या व्यवस्थेमध्ये अडकलेलं आहे, कोणी गरिबीमध्ये अडकलेलं आहे, कोणी अरे मी इंग्रजी भाषेत शिकलेलो नाही आहे, मी जिल्हा परिषदच्या मराठी शाळेत शिकलेलो आहे, कोणाची जात आडवी येते, कोणी शेतकऱ्याचा मुलगा आहे, कोणी गावातला आहे, अशा बारीक बारीक गोष्टींमध्ये अडकलेला आहे. तेव्हा मला असं वाटलं की या म्हणजे एखादा पोपट मित्र जसा असतो ना, त्याला पिंजऱ्यात ठेवलं की तो पिंजराच आपला आवडीचा त्याला होतो, त्याला पिंजऱ्याच्या बाहेर काढलं तरी पुन्हा तो पिंजऱ्यात जातो. तर हे पिंजरे तोडले पाहिजेत आणि या पोपटांना बाहेर उडण्याची उर्मी दिली पाहिजे असं मला वाटलं. आणि म्हणून एक पुस्तक मी लिहायला घेतलं की अनेक लोक पैशाच्या ठिकाणी अडकलेले आहेत. तर मी म्हटलं की अनेकांना वाटतं की खूप पैसा लागतो उद्योग करायला. मी म्हटलं उद्योग करायला पैसा लागत नाही. उद्योग हा दुसऱ्यांच्या पैशावरच करायचा असतो आणि जो दुसऱ्यांच्या पैशावर उद्योग करतो तोच यशस्वी होऊ शकतो. आज माझं पुस्तक माननीय मुख्यमंत्र्यांना आणि भैयाजींना मी भेट देण्यासाठी आणलेलं आहे. मित्र, दुसरं काम मी असं केलं की मला असं वाटलं की यांच्यासमोर काहीतरी रोल मॉडेल्स ठेवली पाहिजे, म्हणजे त्यांना दाखवलं पाहिजे की हा दुसऱ्याचा पैसा जो आहे हा आपल्याकडे आणणं, याच्यामध्ये काहीतरी टेक्निक्स लागतात, याच्यामध्ये काहीतरी कौशल्य लागतं. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट जी लागते तो लागतो विश्वास. आणि म्हणून मी असं म्हणतो की विश्वास हा उद्योगाचा श्वास आहे. जोपर्यंत विश्वास आहे तोपर्यंत उद्योग आहे. विश्वास ज्या दिवशी संपेल त्या दिवशी उद्योग संपेल. आणि म्हणून विश्वास हा जपला पाहिजे. ट्रस्ट इज द लाईफलाईन ऑफ बिझनेस. दुसरं काम मी जे केलं
ते झीचा एक बिझनेस शो ज्या माध्यमातून रोल मॉडेल्स ज्यांनी शून्यातून उद्योग विश्व उभारलेला आहे असे उद्योजक महाराष्ट्र समोर, महाराष्ट्राच्या तरुणाई समोर यातून उभे केले. आणि मित्र, मला सांगताना आपल्याला आनंद होतो की 70 लाख तरुणांनी महाराष्ट्रामध्ये हा शो बघितलेला आहे. मला 2.5 लाख लोकांचे रजिस्ट्रेशन आलेले आहेत की हो, आम्हाला उद्योजक व्हायचं आहे, आम्हाला उद्योग करायचा आहे. आणि यानंतरचा पाया मला असं वाटतं की एक मोदीजींनी स्टार्टअप इंडिया हे जे दिलेलं आहे आणि स्टार्टअप इंडियाला मुद्रा बँकेची जी जोड दिलेली आहे ही सगळ्यात महत्त्वाची आहे. मला असं वाटतं की स्टार्टअप इंडिया हा नेक्स्ट जनरेशनला उद्योजक बनवणारा हा सगळ्यात मोठा एक क्रांतिकारी विचार आपल्या देशातला असेल. आणि मुख्यमंत्र्यांचं तर माझी विनंती आहे आणि सूचना पण आहे की महाराष्ट्रात एक स्टार्टअप मिनिस्ट्री जर बनवली तर त्या माध्यमातून या स्टार्टअपला एक चालना मिळेल आणि अनेक नवयुवक या उद्योगात घडतील. मित्र, पुन्हा एकदा शेवटचं माझं मी मत व्यक्त करतो की आपणच आपल्याला छोटं करतो, दुसरे कोणीही आपल्याला छोटं करत नाहीत. आपली आव्हान घेण्याची जी क्षमता आहे ती वाढवली पाहिजे. बिगर द चॅलेंज बिगर विल बी द पर्सनॅलिटी. म्हणून तुमची कॅपॅसिटी जी आहे ही लिमिटेड नसते, कॅपॅसिटी ही अनलिमिटेड असते. इट इज नॉट अ फिजिकल पॅरामीटर. युअर कॅपॅसिटी व्हेरीज अकॉर्डिंग टू द चॅलेंजेस यू ॲक्सेप्ट इन युअर लाईफ. म्हणजे मोठं व्हायचं का छोटं व्हायचं हे आपणच ठरवायचं. आणि म्हणून सर्वांना माझी विनंती आहे की महाराष्ट्रातलं उद्योजकतेचं धोरण, उद्योजकतेचं वातावरण जे वाढीस लागलेलं आहे त्याला सर्वांनी मदत करावी. पुन्हा एकदा हिंदुस्थान समाचारला माझ्या शुभेच्छा. या ठिकाणी बोलवून जी संधी दिली त्याबद्दल मी अत्यंत आभारी आहे. धन्यवाद. धन्यवाद सुरेशजी. ज्या विशेषांकाचं आज इथे प्रकाशन आपण करत आहोत त्या विशेषांकाची पार्श्वभूमी किंवा त्या विशेषांकामध्ये काय असावं अशा प्रकारची कल्पना सुरेशजींच्या भाषणामधून पुढे गेलेली आहे असं मी समजतो. मेक इन महाराष्ट्र नावाचा एक विशेषांक मुंबईतले विख्यात ज्येष्ठ पत्रकार स्वानंद ओक यांच्या पुढाकाराने आणि त्यांच्या संपादनाखाली हा हिंदुस्थान समाचारतर्फे तयार करण्यात आलेला आहे. मी स्वानंद ओकांना विनंती करतो की त्यांनी तो अंक माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रकाशित करण्यासाठी घेऊन समोर यावा आणि मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते या प्रकाशनाचं, या विशेषांकाचं प्रकाशन व्हावं अशी मी माननीय मुख्यमंत्र्यांना विनंती करतो. या विशेषांकाचे संपादक स्वानंद ओक यांचा पुष्पगुच्छ देऊन मान्यवर मुख्यमंत्र्यांनी सत्कार करावा. या प्रकाशनाच्या पार्श्वभूमीवर आणि आजच्या या मान्य श्रीकांतजी जोशी स्मृती व्याख्यानाच्या संदर्भात माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. हिंदुस्थान समाचारच्या वतीनं आयोजित कैलासवासी श्रीकांतजी जोशी स्मृती व्याख्यान आणि मेक इन महाराष्ट्र च्या विशेष अंकाच्या प्रकाशन कार्यक्रमामध्ये आजचे प्रमुख वक्ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह आदरणीय भैयाजी जोशी, त्याचप्रमाणे ज्यांनी अतिशय उत्कृष्ट असं आता आपल्याला मार्गदर्शन केलं ते
वैज्ञानिक व व्यावसायिक श्री सुरेश हावरेजी, श्री हरिभाऊ बिराजदारजी, श्री रवींद्र संघवीजी, श्री परेशकांत मांगलिकजी, हिंदुस्तान समाचार परिवारातील सर्व सदस्यगण आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, आज या कार्यक्रमाच्या पूर्वी उद्योजकांच्या एका समूहासोबत मेक इन महाराष्ट्र आणि विशेषतः लघु उद्योजकांसमोर काय अडचणी आहेत या संदर्भातला एक वार्तालाप झाला आणि त्यामध्ये काही अडचणी देखील प्रामुख्याने समोर आल्या. आज एक असीमित अशा प्रकारची संधी भारताला उपलब्ध झाली आहे. आपल्या माननीय पंतप्रधानांनी मेक इन इंडियाची घोषणा केली आणि त्याकरता त्यांनी 3 कारणं सांगितली: डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी आणि डिमांड. आपल्या लोकसंख्येची रचना ही आज अशी आहे की तरुणाईने मुसमुसलेला भारत आणि त्यामुळे संपूर्ण जगाला मानव संसाधन पुरवू शकेल अशा प्रकारची क्षमता असलेला भारत आणि म्हणून डेमोग्राफी, लोकसंख्येची रचना ही आपल्या बाजूला आहे. आज जगामध्ये सगळ्यात मोठी लोकशाही आणि संवेदनशील लोकशाही म्हणून आपल्या देशाकडे पाहिलं जातं आणि त्यामुळे जगातल्या सगळ्या प्रागतिक देशांना जो देश आकृष्ट करू शकतो, जी गोष्ट आकृष्ट करू शकते ती लोकशाही आणि त्यातली सर्वसमावेशकता आपल्याकडे आहे. आणि तिसरी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट डिमांड. आज 125 कोटी लोकसंख्येचा भारत आपली स्वतःचीच डिमांड जी आहे, डोमेस्टिक डिमांड ही इतकी मोठी आहे आणि आपण आज त्याकरता जरी मॅन्युफॅक्चर करू शकलो, आपल्या देशात लागणाऱ्या वस्तू देखील जर आपण तयार करू शकलो तरी देखील खूप मोठी उद्योजकतेची आणि रोजगाराची संधी आपल्या देशात उपलब्ध आहे. आणि म्हणून या गोष्टी लक्षात घेऊनच मेक इन इंडियाचा नारा हा माननीय पंतप्रधानांनी दिला आणि त्यालाच अनुसरून मेक इन महाराष्ट्र ही आपण घोषणा केली. जगात काही देशांमध्ये जाण्याची संधी मला मिळाली आणि माझं लक्षात आलं की आपण बघितलं गेल्या 3 दशकांमध्ये अमेरिका असेल, युरोप असेल, इथलं मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर हे चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणात शिफ्ट झालं. पहिल्यांदा मॅन्युफॅक्चरिंग झालं आणि मग हळूहळू हाय टेक्नॉलॉजी देखील शिफ्ट झाली. आज या संपूर्ण उद्योग जगताला चीन नंतरचं दुसरं डेस्टिनेशन हवं आहे. आणि चीन नंतरचं दुसरं डेस्टिनेशन काय असू शकतं, तर सर्वांचं या बाबतीत एकमत आहे की दुसरं डेस्टिनेशन हे भारत असू शकतं. कारण या सगळ्या देशांची डेमोग्राफी आज त्याचा कर्व हा रिव्हर्स चाललेला आहे आणि त्यामुळे मॅन्युफॅक्चरिंग करता ज्या गोष्टींवर ते अवलंबून होते, जे लिव्हरेजिंग ते करत होते, आज ते त्या देशांमध्ये उपलब्ध नाहीत आणि त्या गोष्टीच भारतामध्ये उपलब्ध आहेत. आणि म्हणून हा सगळा मॅन्युफॅक्चरिंग जो आहे आणि हळूहळू हाय टेक्नॉलॉजी देखील आपल्याकडे शिफ्ट होते, ज्याचा उल्लेख हावरेजींनी केला फॉक्सकॉन. आज आपल्याला माहिती आहे की इलेक्ट्रॉनिक्सच्या क्षेत्रामध्ये आपला जो इम्पोर्ट आहे 2030 सालापर्यंत क्रूडपेक्षा, तेलापेक्षा जास्त इम्पोर्ट आपण इलेक्ट्रॉनिक्सचा करू. आपण सॉफ्टवेअरमध्ये मोठं काम केलं आहे पण हार्डवेअरमध्ये मात्र आपण पूर्णपणे त्या ठिकाणी आयातीवर अवलंबून आहोत. आणि म्हणून फॉक्सकॉन सारखी एक कंपनी आली तर या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये मोठ्या प्रमाणात मॅन्युफॅक्चरिंग हे आपण करू शकतो आणि अशाच प्रकारच्या अनेक कंपन्या या ठिकाणी आल्या पाहिजे. पण नुसत्या या कंपनी येऊन चालणार नाही जोपर्यंत याची संपूर्ण इकोसिस्टीम आपण उभी करत नाही. आणि ती इकोसिस्टीम उभी करायची असेल तर आपली उद्योजकता, कारण शेवटी एक मोठी कंपनी आल्यानंतर त्याला लागणारे जे कंपोनंट्स आहेत, आज पुण्यासारख्या ठिकाणी अनेक विदेशी कंपनी या त्या ठिकाणी ऑटोमोबाईल सेक्टरमध्ये आल्या
सुरुवातीला सर्व पार्ट्स परदेशात येत होते, पण आज जवळजवळ 90% गोष्टी या भारतामध्ये तयार होत आहेत आणि त्यातल्या 70% गोष्टी या पुण्याच्या आजूबाजूला तयार होत आहेत. मला असं वाटतं की याच मानसिकतेतून जोपर्यंत आपण ही उद्योजकता तयार करत नाही, जोपर्यंत आमचे जे काही स्मॉल मिडियम स्केल उद्योग आहेत यांचं क्लस्टर तयार करून, जोपर्यंत या अँसिलरीज तयार करून एक पूर्ण इकोसिस्टम आम्ही तयार करत नाही, तोपर्यंत आपल्याला हा जो काही मेक इन महाराष्ट्र किंवा मेक इन इंडिया करायचा आहे तो यशस्वी होऊ शकणार नाही. आणि यातलाच महत्त्वाचा भाग हा कौशल्य प्रशिक्षणाचा आहे. आणि ते कौशल्य प्रशिक्षण हे जोपर्यंत आम्ही देणार नाही तोपर्यंत ही इकोसिस्टम देखील आम्ही तयार करू शकणार नाही. आणि म्हणून महाराष्ट्र सरकार म्हणून याच्यावर खूप मोठ्या प्रमाणात काम करणं आम्ही सुरू केलेलं आहे. विशेषतः ज्याला इज इन डुईंग बिझनेस म्हणतो, त्या इज ऑफ डुईंग बिझनेसमध्ये देखील खूप मोठ्या प्रमाणात जी एक परवानग्यांची मालिका खूप मोठ्या प्रमाणात घ्यावी लागायची ती कशी कमी आणता येईल. मग अशी कोणीतरी उल्लेख केला की एकच परवानगी वारंवार का काढावी लागते, दरवर्षी का काढावी लागते, त्याच्यावरही आता परवानग्या 3 ते 5 वर्षाच्या करण्याचा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे. त्याचे जे इन्स्ट्रक्शन्स आहेत हे इन्स्ट्रक्शन्सचं रँडमायझेशन करायचं. कारण अनेक वेळा लघु उद्योजक जो असतो तो इतक्या मोठ्या प्रमाणात कन्सल्टंट्स वगैरे आपण करू शकत नाही, त्याच्या सगळ्या कंप्लायन्सेस तो स्वतः करतो आणि त्याचं अर्ध जीवन हे कंप्लायन्सेसमध्ये निघून जातं. आणि म्हणून त्याच्याकडे कधीतरी 4-5 वर्षात एकदा रँडमाइज पद्धतीनं इन्स्पेक्टर आला पाहिजे आणि बाकी सगळं सेल्फ सर्टिफिकेशन हे त्याला करता आलं पाहिजे. याचा निर्णय आपण घेतला आहे. NA संदर्भातले निर्णय आपण घेतले आहे. एक गोष्ट प्रकर्षाने मला या ठिकाणी लक्षात येते आहे की ज्या वेगानं आपण निर्णय घेतोय त्या वेगानं ते अजून ट्रान्सलेट होत नाहीये आणि तो एक मोठं आव्हान हे शासनासमोर आहे. मला विश्वास आहे पहिल्यांदा फ्रेमवर्क तयार केली आहे, आता त्या फ्रेमवर्कला अनुरूप अशा प्रकारची प्रशासकीय व्यवस्था ही येत्या 2-3 महिन्यामध्ये आम्ही उभी करू. आणि त्यातनं जे लघु उद्योजक आहेत, स्मॉल मिडियम स्केल इंडस्ट्री जी आपली आहे याच्याकरता चांगल्या प्रकारची व्यवस्था ही उभ्या करण्याचं काम निश्चितपणे आपण करू. आणि त्यातनंच खऱ्या अर्थानं मेक इन इंडिया आणि मेक इन महाराष्ट्राचं आपलं स्वप्न हे या ठिकाणी यशस्वी होईल. मी आज हिंदुस्थान समाचारचे मनपूर्वक आभार मानतो की या मेक इन महाराष्ट्र करता एक अतिशय चांगला अशा प्रकारचा हा विशेषांक त्यांनी या ठिकाणी केलेला आहे. मला असं वाटतं की मेक इन महाराष्ट्र ही एक चळवळ बनते आणि ही जर चळवळ झाली तरच त्यातनं खऱ्या अर्थानं नवं महाराष्ट्र आपण घडवून दाखवू. आणि म्हणून हिंदुस्थान समाचारचं मनपूर्वक अभिनंदन या ठिकाणी करतो आणि भविष्यात देखील असं सहकार्य त्यांचं आम्हाला मिळत राहील आणि आमचं त्यांना मिळत राहील असा विश्वास व्यक्त करून माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद. धन्यवाद देवेंद्र जी. आज जिस व्याख्यान के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं उसके निमित्त से प्रकाशित हुए विशेषांक के बारे में और उस विशेषांक का जो विषय है उसके प्रकल्प के बारे में एक बहुत ही अच्छा उद्बोधन माननीय मुख्यमंत्री ने आपके सामने किया है. अब मैं मुख्य भाषण के लिए आमंत्रित करता हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरकार्यवाह माननीय भैयाजी जोशी. उनसे अनुरोध करता हूँ कि श्रीकांत जी स्मृति व्याख्यान में हम सबको उद्बोधित करें. माननीय भैयाजी. आजच्या या कार्यक्रमाचे मुख्य अतिथी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस, हिंदुस्तान समाचार के अध्यक्ष हरिभाऊजी मिराजदार, उसी संचालन मंडल में काम देखने वाले श्रीमान रविंद्र संघवी जी, मंच पर उपस्थित सुरेश हावरे जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बंधुओं तथा बहनों. मराठी में शुरू किया था, हिंदी में आगे चला रहा. माझ्या मनात संभ्रम होता कि मराठी बोलावं का हिंदी बोलावं. उसका
उस विषय का चयन करते समय मुझे बड़ा ठीक लगा कि उनके ही विचारों को, श्रीकांत जी के ही विचारों को, और उन्होंने जहाँ से प्राप्त किए उन्हीं विचारों को मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। हम देखते हैं कि कोई भी समाज होगा, कोई भी देश होगा, कोई भी व्यक्ति होता है, वह स्वाभाविक रूप से सुख समाधान से रहने की इच्छा व्यक्त करता है। कोई गरीबी में रहना पसंद नहीं करता, कोई पिछड़ेपन का जीवन बिताए इस प्रकार का कल्पना नहीं कर सकता है। तो व्यक्ति के जीवन में अपने स्वयं के संबंध में व्यक्ति अपनी कल्पनाओं को, सपनों को संजोते हुए उसके पूर्ति के लिए अपने जीवन के क्षण लगाता है। लेकिन वहीं तक वो सीमित नहीं मानता है अपने आप। भौतिक साधनों से प्राप्त होने वाला आनंद, उससे मिलने वाला समाधान, इसकी अपनी एक मर्यादा है। इस मर्यादा के पार उसका आनंद समाप्त हो जाता है। अन्यथा किसी प्रकार के जीवन में कभी नहीं इस प्रकार का संपन्न जीवन जीने वाले सभी संतुष्ट दिखाई देते हैं, परंतु इस प्रकार का दृश्य दुर्भाग्य से अपने आसपास नहीं है। जैसे व्यक्ति का है वैसे समाज का भी है। सामूहिक शक्ति के द्वारा एक समाज की एक संपन्नता की स्थिति बनती है, परंतु समाज भी केवल उसी भौतिक मूल्यों के आधार पर और स्वाभिमान से खड़ा हो सकता है। उसके लिए केवल भौतिक संपन्नता इतनी पर्याप्त नहीं है। समाज के भी, देश की भी एक मान सम्मान की कुछ कल्पनाएं हैं, और वो मान सम्मान, स्वाभिमान ये कभी भी भौतिक साधनों से उसकी पूर्ति होना एक असंभव है। और इसलिए विकास के संदर्भ में जब भारत में चिंतन हुआ, वह उसके दो पहलू हमेशा यहाँ बताए जाते हैं। एक भौतिक संपन्नता, यहाँ पर कभी भी हमने गरीबी की इच्छा प्रकट नहीं की, समाज गरीब रहे, नहीं कहा है। और ये भारत तो गौरवशाली देश था, तो संपन्नता इस देश के अंदर थी, इसलिए तो लूटने के लिए यहाँ लोग आते थे। अगर देश के विदेशों के अलग अलग प्रकार के आक्रांता लूटमार करने के लिए ही अगर भारत में आए थे, इसका मतलब है यहाँ पर कुछ था। हम आज के वर्तमान भारत की अवस्था को देखकर हम पूर्व काल की कल्पना नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। इसलिए भौतिक संपन्नता की कभी इस देश ने उपेक्षा नहीं की, परंतु भौतिक संपन्नता के साथ यहाँ पर मूल्यों की रक्षा ये भी उतना ही महत्वपूर्ण माना गया है। मन को संतोष देने वाली बातें करना, इसमें व्यक्ति और समाज और देश एक अपने आप को धन्यता के रूप में मानता है कि हमारा देश ऐसा है। जब हम भारत के बाहर जाते हैं, जब कहते हैं कि हम गर्व से कहते हैं हम भारत के लोग हैं, किस बात का गर्व होता है? कहीं पर और विदेश यात्रा में जाना हुआ, वहां पर बसे हुए भारत के लोग भाव मन के अंदर यही रखते हैं कि नहीं, भारत हमारा है। मैंने कहा आप तो यहाँ आ गए, बोले हमारी कमजोरी है। वो ये नहीं मानते हम शक्ति संपन्न थे इसलिए यहाँ आए। भारत के बाहर गया हुआ व्यक्ति भारत के बाहर रहने में अपनी कमजोरी का अनुभव करता है। मैं आया हूँ, मेरी कुछ दुर्बलता है इसलिए यहाँ आया हूँ, पर मैं संपन्न होकर मैं भारत की ओर जाने वाला हूँ। ऐसा सोचने वाला समाज भारत के बाहर गया हुआ, ठीक है, उसका टाइम टेबल कैसे बनता है वो अलग विषय है, परंतु इच्छा तो रहती है। तो ये जो स्वाभिमान है देश का, वो किस बात का है? तो वर्षों से विकसित आई हुई यहाँ की जो जीवन शैली है, कुछ मूल्य है,
कुछ परंपराएं हैं, उस परंपराओं का स्वाभिमान है। और इसलिए कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश, कोई भी समाज बिना स्वाभिमान के नहीं जी सकता। इसलिए जब विकास की कल्पना की जाती है, उस विकास की कल्पना में स्वाभिमान एक महत्वपूर्ण पक्ष बनता है। उदाहरण तो कई हैं, मैं उदाहरणों में समय बिताना ठीक भी नहीं, हम सब लोग जानते हैं। एक केवल छोटा सा उदाहरण बताना चाहूंगा कि बहुत प्राचीन काल में पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ के प्रधानमंत्री रहा करते थे। उस समय वियतनाम से वहां के राष्ट्र के प्रमुख हो ची मिन्ह भारत में आए थे। तो कहते हैं कि उनके पास जो कपड़ा था, सूट वगैरह पहनते हुए थे, कहीं पर एक छोटा सा कोट पर एक पैच लगा था। तो भारत के किसी पत्रकार ने पूछा कि आप इतने गरीब हैं कि आपके पास पहनने के लिए पर्याप्त ठीक से सूट भी नहीं है। तो उन्होंने कहा, माई कंट्री कैन अफोर्ड दिस मच ओनली, और उसमें मुझे कोई अपमान का अनुभव नहीं होता है। जैसा मेरा देश है वैसा मैं हूं, कोई संकोच नहीं। जब हम कहते हैं कि भारत के प्रति स्वाभिमान है, तो उन बातों का स्वाभिमान है कि हम लोग कभी भी यहां से शस्त्र लेकर नहीं गए, तो हम शास्त्र लेकर गए हैं, इसका स्वाभिमान है। एक भी व्यक्ति, एक भी राजा महाराजा, एक भी संत सन्यासी जो गए हैं, गए तो हैं जरूर, दुनिया के अंदर गए हैं, फैले हुए हैं, और भाव लेकर गए हैं कि कुणवंतो विश्व मारे का संदेश देने के लिए गए। आप सभी लोग सुसंस्कृत बनिए, ये बताने के लिए गए। तो क्या ये विकसित देश के, विकसित समाज का, विकसित व्यक्तिमत्व का लक्षण नहीं है? गए हुए थे, उनके पास पहनने के लिए जितने आवश्यक, शरीर ढकने के लिए आवश्यक वस्त्र होंगे, कोई साधन नहीं थे हाथ में। तो शस्त्र लेकर नहीं गए, शास्त्र लेकर गए। और इसलिए यह भी एक विकसित समाज का ही एक प्रगटीकरण है। ये वही कर सकता है जो अंतःकरण से विशाल है, वही इस प्रकार का व्यवहार दुनिया के साथ कर सकता है। और इसलिए एक स्वाभिमान, एक सम्मान की भावना हम सबके अंतःकरण में रहती है। मैं समझता हूं कि देश और सब व्यक्ति और समाज के लिए अगर विकास का कोई एक नापदंड माना जाए, तो इस नापदंड की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। भौतिक संपन्नता, मैंने कहा कि उसकी कोई उपेक्षा नहीं, आवश्यक भी है। जैसी एक संपन्नता, भौतिक संपन्नता है, मन की संपन्नता है, शरीर की संपन्नता है। और अपने देश में समय समय पर इस सामर्थ्य को देश के जवानों ने प्रकट किया है। अगर हम केवल 48 के बाद की ही घटना लें, तो 48 से लेकर 2015 तक इस देश ने 5 युद्ध देखे, जिसमें 4 युद्ध में भारत की विजय हुई है और 1 में हम पराजित हुए हैं। और उसका कारण सेना का जवान नहीं था, नीति निर्धारण करने वाले लोग उसके कारण थे। ये पुरुषार्थ है, एक बार भी हारे नहीं। किस प्रकार का एक भाव रहता है। एक छोटे बालक को एक सेना के अधिकारी ने पूछा, वो नमस्कार करने के लिए गया, हाथ मिलाने के लिए गया। सेना का अधिकारी पूछता है, युद्ध चल रहा है, तुम क्या चाहते हो? 1965 की घटना है। वो छोटा सा बालक कहता है कि हमें तो आपसे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना ही है तो लाहौर लाके दे दो। यहाँ का एक मानस है, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो मैं समझता हूं कि यहां पर एक स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर लेकर जीने वाला यहां का समाज है। यही हमारा राष्ट्र, इसी प्रकार का हमारा देश है। और इस भावना को, इस जीवन शैली को, इन मूल्यों को
सुरक्षित रखना ये स्वाभाविक रूप से हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि ये हम इस विकास के इस दारी और यात्रा में इसको हम एक महत्व देते हैं। हम खड़े रहेंगे, स्वाभिमान के साथ खड़े रहेंगे, सम्मान के साथ खड़े रहेंगे, शक्ति के साथ खड़े रहेंगे। हमारी भारत की शक्ति ये कभी भी विध्वंसक नहीं रहेगी, इतना विश्वास हम सब कह सकते हैं। ये संहारक शक्ति नहीं है, ये संरक्षक शक्ति रही है भारत की। मैं समझता हूँ कि विकास के नापदंडों में इसका आज के और आर्थिक जगत इन बातों को कितना महत्व देता है मालूम नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम जब भारत की संकल्पना करते हैं तो इन सब बातों का अपने आप में एक महत्व होता है। भारतीय चिंतन तो यही कहता है कि हम विकास के रास्ते पर चलेंगे पर किसी पर अन्याय नहीं होगा। ये हम गारंटी के साथ कहते हैं, विश्वास के साथ कहते हैं। हम किसी पर अन्याय करेंगे, किसी का शोषण करते हुए हम नहीं करेंगे। लोगों के अज्ञान का लाभ उठाते हुए और अपने स्वयं के ही बात सोचने वाला तो पशुवत होता है। ये राष्ट्र तो देवताओं का राष्ट्र है। यहाँ का व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ इस प्रकार से मानता है और वो यही भाव लेकर जब चलता है तो अन्याय और शोषण इसको कहाँ स्थान है। और अगर आज भारत में कहीं पर अन्याय और शोषण दिखाई देता होगा तो उसके लिए भारतीय चिंतन जिम्मेदार नहीं, तो व्यक्ति में आए हुए दोष, व्यक्ति में आई हुई कमजोरियां वो उसके कारण है। और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अगर भारत को अपनी भारत की भूमिका निभाना है तो इन दोषों से मुक्त होकर रहना पड़ेगा। भारत का चिंतन इसको अनुमति नहीं देता है और इसलिए किसी पर अन्याय नहीं, किसी का भी शोषण नहीं। अगर भारत सोचता तो आसपास के जिसको पड़ोसी देश कह सकते हैं उनका अस्तित्व खतरे में ला सकता था, परंतु मूल भाव यह है हम किसी पर अन्याय नहीं करें, किसी का शोषण नहीं करें। और इसलिए अपने भारत के भी अलग अलग मंत्री महोदय नीति निर्धारण करने वाले देश के दुनिया के देशों में जाते हैं तो उनका सम्मान इसीलिए हो रहा है कि आप हमें हमारी दुर्बलताओं के चलते हमारे समर्थन में भारत खड़ा रहे, इस प्रकार की अपेक्षा रखने वाले दुनिया के छोटे छोटे देश आज अपेक्षा कर रहे हैं, भारत की ओर देख रहे हैं। सौभाग्य है कि भारत को इस प्रकार का नेतृत्व वर्तमान में उपलब्ध है कि जो दुनिया को आश्वस्त कर सकता है हम आपके साथ हैं। यही भारतीय चिंतन का स्वाभाविक रूप से होने वाला प्रकटीकरण है, यही हिंदू चिंतन है। इसको कुछ भी शब्दों से हम वर्णन कर सकते हैं। उसी के साथ अगर कई दुनिया के अलग अलग चिंतकों ने कहा होगा जो शक्तिशाली है वो जिएगा, दुर्बलों को मरना है, दुर्बलों को समाप्त होना यही उनकी नियति है। भारत के सामान्य जनों को और भारत समाज को यह बात स्वीकार नहीं और ये भारत का सामान्य जीवन भी प्राप्त करता है, वो देने के लिए प्राप्त करने की इच्छा रखता है कि मैं दे सकूं कुछ समाज के लिए। तो सबको आगे बढ़ने का स्वातंत्र्य है, सबको आगे बढ़ने की आकांक्षाएं, उन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हम एक दूसरे को सहयोग करते हुए चलेंगे। ऐसा सोचने वाला ये समाज है, यहाँ का भारत का मानस है, सबको साथ में लेकर चलना है। तीसरी एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि प्रकृति के साथ तालमेल करते हुए ही देश के और समाज के विकास की बात यहां पर की जाती है। प्रकृति ने तो बहुत कुछ दिया है, समाज की सारी आवश्यकताएं पूरी करेगी, इस प्रकार का एक निसर्ग हम सबको प्राप्त है। और भारत तो और भाग्यशाली है इस संदर्भ में कि प्रकृति देन है। परंतु एक विज्ञान में आज के इस प्रतिस्पर्धा के युग में
सारे प्राकृतिक संसाधनों पर अपना अधिकार प्राप्त करते हुए एक विश्व में आर्थिक शक्ति बनने की होड़ लगी हुई है। उस स्पर्धा में भारत नहीं है। भारत रह नहीं सकता ऐसा नहीं, पर भारत रहना नहीं चाहता है। यहाँ का चिंतन किसी व्यक्ति को, किसी समाज के किसी समूह को, किसी नीति निर्धारण करने वालों को इस मार्ग पर चलने की अनुमति नहीं देता है। तो प्रकृति के साथ, परंतु एक वैज्ञानिक प्रगति के कारण जो मन के अंदर एक अहंकार का भाव जागृत हुआ दुनिया भर में, कि प्रकृति ने अगर कहा कि जो तुम्हें चाहिए, जो उपलब्ध है, जो उपलब्ध होना चाहिए, वो सब चीजें इस पृथ्वी के अंदर है। जब हम कहते हैं वसुंधरा पृथ्वी है हमारी माँ के समान, तो माँ स्वाभाविक रूप से बच्चों की अपेक्षाएं पूरी करने के लिए माँ का दायित्व रहता है, माँ करती है। ये पृथ्वी, ये प्रकृति हमको बता रही है कि जो चाहिए वो मिल सकता है, जितना चाहिए उतना मिल सकता है। परंतु इस विज्ञान के रास्ते पर चलते हुए एक छोटी विकृति हमारे अंदर आ गई। जो चाहिए वो तो मिलेगा, जितना चाहिए उतना मिलेगा, पर उससे हम संतुष्ट नहीं। हमने उसके आगे एक और वाक्य जोड़ दिया, जितना चाहे उतना नहीं, जितना ले सकते हैं उतना लेंगे। हमने अपनी आवश्यकताओं को, मर्यादाओं का उल्लंघन कर लिया। अपनी आवश्यकताओं के जब आगे बढ़ चला मानव समाज, तो उसके सामने आज कई प्रकार के जो प्रदूषण के, पर्यावरण के संदर्भ में चुनौती के रूप में जो प्रश्न खड़े हुए हैं, वो और किसी की देन नहीं है, इस राक्षसी मानसिकता की देन है। जितना चाहिए उतना नहीं, जितना ले सकते हैं उतना लेंगे। और इसलिए जब दुनिया में शोध होता है, रिसर्च की दिशा ये रहती है कि अधिक से अधिक पाने के लिए सब प्रकार की खोज यहाँ पर की जाए। एक मैं समझता हूँ कि हम एक अन्याय के मार्ग पर दुनिया चली है। कौन इसको सही मार्ग बताएगा? एक संयम का जीवन यहाँ पर आवश्यक, यहाँ रहेगा तो दुनिया में रहेगा। अगर यहीं नहीं रहेगा तो दुनिया में कहीं पर भी रहने वाला नहीं है। इसलिए प्रकृति के साथ उसको देवता मानते हुए जीने वाला यहाँ का समाज है। पूजा करना कोई कर्मकांड नहीं हो। कभी कभी हम भूलने के कारण हमने इस प्रकृति की पूजा को कर्मकांड तक सीमित कर दिया। बंधुओं, हमको इससे ऊपर उठना पड़ेगा। ये केवल कर्मकांड तक सीमित न रहे। और इस अहंकार से ग्रस्त दुनिया के शक्तियां, विविध प्रकार की शक्तियां, सारे दुनिया के प्राकृतिक संसाधनों पर अपना अधिकार है, इस दिशा में जो बढ़ रही है, वो एक ही, उसका अंतिम लक्ष्य एक ही है, पृथ्वी का विनाश। प्रकृति के द्वारा प्राप्त संसाधन ये इस पीढ़ी में जीने वाले उनके अधिकार का पक्ष नहीं बनता है, उनके अधिकार का कारण नहीं बनना चाहिए। हजारों वर्षों से यहाँ पर एक संयमित रूप से इसका उपयोग होता आया है। और इसलिए वर्तमान के सोच करने वालों को, निर्णय करने वालों को, नीति निर्धारित करने वालों को और वैज्ञानिकों को, शोध कार्य करने वालों को इसके बारे में कुछ निश्चित रूप से कहना पड़ेगा कि सारी भूमि के अंतर्गत जो भी एक संसाधन की शक्ति हमारे पास है, वो आने वाली सैकड़ों पीढ़ियों के लिए है, केवल वर्तमान के लिए नहीं है। अगर ये एक छोटा सा भाव विकसित हो जाता है, तो आज वर्तमान में जिस चुनौतियों से दुनिया संघर्ष कर रही है, उस संघर्ष से मुक्त किया जा सकता है। और इसलिए मैं समझता हूं कि यही भारत का चिंतन है, यही हमारी सोच। अगर भारत कहते होंगे कि दुनिया का नेतृत्व करने वाला बनेगा, तो मैं समझता हूं कि वह केवल भौतिक साधनों के संदर्भ में नेतृत्व करने वाला नहीं, एक जीवन की दिशा देने वाला, नेतृत्व करने वाला भारत बने। लोग सुपर पावर की बात करते हैं कि 2020 ये भारत सुपर पावर बने। एक अच्छे
अध्ययनशील और वैज्ञानिक व्यक्ति से बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि लोग कह रहे हैं कि 2020 एक सुपर पावर बनेगा भारत, आपको क्या लगता है? उन्होंने कहा कि ये कल्पना ही गलत है। अगर बनना है हमको तो सुपर पावर नहीं, सुपर राष्ट्र बनना है। सुपर राष्ट्र बनना है। हम सब पर अधिकार अपना स्थापित करना चाहते हैं। ये भारत के न चिंतकों का विचार रहा है, न भारत के नेतृत्व का विचार रहा है। हम सबका अपने हाथों में केंद्रित करना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि यहाँ का मानव जीवन सुरक्षित रहे, विकसित होता रहे, आनंद समाधान के साथ चले और सबको साथ में लेकर चले। यही वास्तव में विश्व के लिए भारत का संदेश बनना चाहिए। और ये संदेश देने वाला भारत शक्तिशाली हो, सामर्थ्य संपन्न हो, सब प्रकार से सुविधाओं से युक्त हो और स्वस्थ मानस को लेकर चलने वाला हो। मैं अंत में केवल स्वामी विवेकानंद जी के उस विचारों को रखकर मैं मेरी बात पूरी करता हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भारत का चिंतन इतना बृहद और इतना मजबूत है, उसकी चिंतन की नींव इतनी मजबूत है कि उस नींव को हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं। परंतु नींव तो जमीन के अंदर रहती है। उस नींव के ऊपर व्यक्ति भवन बनाता है। वो भवन भिन्न भिन्न प्रकार के जलवायु के कारण, प्रदूषण के कारण उस भवन का क्षरण होता है। ऐसे अपने भारत नाम का जो भवन है उसमें अगर क्षरण आया है तो उस बिल्डिंग को, उस भवन को ठीक करने का संकल्प लेकर चलने वाले लोग खड़े होने चाहिए। स्वामी जी इस प्रकार का संदेश दे रहे हैं कि भवन, नींव की चिंता मत करो, भवन की चिंता करो। और एक वाक्य उन्होंने कहा कि अगर भारत में ये विचार शेष नहीं रहेगा तो दुनिया में कहीं पर भी रहने वाला नहीं। और इसलिए श्रेष्ठ विचारों को शक्ति के साथ रखने वाला समाज अपने स्वयं के विकास के आदर्श प्रस्तुत करते हुए, आदर्श का चिंतन कैसे हो सकता है, विकास का मॉडल कैसे हो सकता है, ये दुनिया के सामने प्रस्तुत करे। और भविष्य में आने वाली कई प्रकार की प्राकृतिक संकटों से आने वाले मनुष्य जाति को सुरक्षित रखने का अगर दायित्व कुछ करना है तो ये हमेशा जो वर्तमान जनरेशन रहा है, वर्तमान पीढ़ी रही है, उन्होंने किया है। वर्तमान पीढ़ी में जीने वाले हम सब लोग हैं। हमारा ये दायित्व बनता है कि भारत को भारत बना रहने में हम सब का योगदान होना चाहिए। भारत को अमेरिका बनाने की आवश्यकता नहीं, भारत को भारत बना रहे, इसका चिंतन, इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की योजनाएं बननी चाहिए। हम किसी का अनुसरण करने वाले नहीं, हम तो दुनिया का नेतृत्व करने वाले बनने की इच्छा रखते हैं कि अनुसरण बाकी विश्व करेगा, हम दुनिया का नेतृत्व करेंगे। यही मैं समझता हूँ कि भारत के विकास का एक क्षण हम सबको देखने के लिए मिले। इसी अपेक्षा के साथ फिर एक बार स्वर्गीय श्रीकांत जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आयोजकों को धन्यवाद देते हुए मेरी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी अगले प्रवास के लिए जल्दी निकल रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में तीनों महानुभावों के माध्यम से, उनके उद्बोधन से उद्योजकता का विकास, समुचित समग्र संपन्नता की आराधना, भारतीय चिंतन की श्रेष्ठता तथा भारतीय जीवन मूल्यों की सुरक्षा के बारे में एक मननीय संदेश लेकर के हम अपने अपने कार्यक्षेत्र में लौटे। इससे पहले मैं माननीय रविंद्र जी संघवी से अनुरोध करूंगा कि वे हिंदुस्तान समाचार की ओर से ऋण निर्देश करें। उसके बाद में वंदे मातरम होगा और आज का यह कार्यक्रम संपन्न होगा। माननीय रविंद्र जी संघवी। थोड़े आप धीरज रखना, इतने रखी है 2 मिनट और अरुण भाई ने बताना भूल गया, वंदे मातरम के बाद भोजन भी है साथ में, टेरेस में सब साथ में भोजन करेंगे। सम्माननीय मंच, सम्माननीय ऑडियंस, वैसे तो मैं धन्यवाद अदा करने को खड़ा हुआ हूँ, लेकिन हमारे यहाँ एक औपचारिकता होती है कि जो संघ के अधिकारी यहाँ हाजिर है उसका भी कुछ सेकंड का परिचय हो जाना चाहिए।
तो मैं नाम बोलूंगा, कुछ सेकंड के लिए खड़े हो जाएं तो थोड़ा परिचय हो जाए। माननीय श्री सुरेश जी जैन। सुरेश जी हमारे पश्चिम क्षेत्र के संपर्क प्रमुख हैं। माननीय श्री विपिन कुमार। विपिन जी हमारे माननीय भैया जी के निजी सचिव हैं। कहाँ है विपिन कुमार? वो सबसे अंतिम है। आप हरियाणा से हैं, विभाग प्रचारक थे और वर्तमान में आप माननीय भैया जी के निजी सचिव हैं। श्री किशोर जी मोघे हमारे प्रांत के सह प्रचार प्रमुख हैं। श्री प्रमोद जी बापट। प्रमोद जी ठीक यहाँ पे हैं, पुणे में हैं, हमारे प्रांत के प्रचार प्रमुख हैं। श्री अभिजीत गोखले, हम प्यार से दादा गोखले कहते हैं, आप हमारे प्रांत के प्रांत प्रचारक हैं। श्री विठल कामड़े आए हैं, मैंने देखा नहीं। विठल जी कामड़े हमारे प्रांत के सह कार्यवाह हैं। थोड़ा और परिचय करवाता हूँ कुछ सेकंड के लिए, आप थोड़ा खामोशी रखिएगा। इंडियन मर्चेंट चैम्बर के वर्तमान के चैम्बर के प्रेसिडेंट माननीय श्री दिलीप जी पधारे हैं। दिलीप भाई पिरामल, VIP इंडस्ट्रीज। इसके पहले जो प्रेसिडेंट थे माननीय श्री प्रबोध भाई ठक्कर, वो भी पधारे हैं। इंश्योरेंस कंपनी है। इस कार्यक्रम में जिन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत की है, स्टेज पे तो आपको कुछ लोग देखते हैं लेकिन मेहनत बहुतों ने की है। थोड़ा सब आ जाए एक सेकंड के लिए तो मैं सबका परिचय करवा दूंगा। रेंजर श्री देवांग भाई शाह। देवांग भाई शाह हमारे कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर रहे। आज ही स्पेन से आए हैं कार्यक्रम के लिए, आज ही आए हैं, स्पेन गए थे। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स हैं। श्री मुकेश भाई पटेल। मुकेश भाई पटेल हमारे प्रबंध समिति के ट्रेजरर हैं, वो भी चाइना से अभी आए हैं कार्यक्रम के लिए। श्री श्याम सप्रे। श्याम भाई वैसे भाजपा के मीडिया के कोऑर्डिनेटर हैं, ABVP के पुराने कार्यकर हैं, हमारे प्रबंध समिति के सदस्य हैं। श्री नारायण हल्लीकर। श्री नारायण जी हमारे अब यहाँ वो जरा बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ प्रचारक हैं। सालों तक, दायकाओं तक UNI PTI में काम किया। अभी हमारे हिंदुस्तान समाचार के ऑनरेरी चीफ एडिटर हैं। श्री चंद्रहास मिराजदार पत्रकार हैं, बहुत ही अनुभवी हैं, वरिष्ठ हैं, लेकिन हिंदुस्तान समाचार से अभी अभी जुड़े हैं। आप हमारे ब्यूरो चीफ हैं। कहाँ हैं चंद्रहास मिराजदार? व्यवस्था में कहीं गए हैं। श्री रवि अमृतकर। रवि अमृतकर जो भाजपा का एक मुखपत्र निकलता है उनके कोऑर्डिनेटर है, वो अंत में खड़े हैं। रवि अमृतकर आइए आइए। और ये कार्यक्रम के लिए सबसे ज्यादा मेहनत में से वो एक है श्री अरुण करमरकर, वो भी हमारे ब्यूरो चीफ थे। तो उनका परिचय, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो ब्यूरो चीफ थे। वो हमारे उपाध्यक्ष हैं, यहाँ की प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष हैं। आप हैं श्री रवि अमृतकर। श्री विवेक ओझे पिछले 10 सालों से हमारा अकाउंट और मैनेजर का काम देखते हैं, यहाँ पे हैं श्री विवेक ओझे। श्री अमित घाटे। अमित भाई ने इस कार्यक्रम का एडवर्टाइजमेंट वगैरह का काम देखा है, सबसे पीछे हैं तो व्यवस्था में लगे हैं। अंत में श्री प्रणव भोंदे। प्रणव भाई एकदम तरुण है, सबको सबसे छोटे दिखते हैं। हिंदुस्तान समाचार के कोई समय आप भी ब्यूरो चीफ रहे और वर्तमान में हिंदुस्तान समाचार के ऑनरेरी सब एडिटर हैं। और इस कार्यक्रम को कोई एक व्यक्ति को यश देना है, सबसे ज्यादा मेहनत किसने की है, हम सबको जोड़ के रखा है, तो वो प्रणव भाई भोंदे ने जोड़ के रखा है। आज के इस कार्यक्रम में इंडियन मर्चेंट चैम्बर, हमारे कैटरर, आप सब उपस्थित, जिन्होंने जो भी व्यवस्था में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मदद की है, मैं हृदयपूर्वक, मनपूर्वक हिंदुस्तान समाचार की ओर से सबका आभार प्रदर्शित करता हूँ। माननीय भैया जी का कार्यक्रम 6 महीने एडवांस में हो जाता है तैयार। तो हम 6 महीने पहले तो पहुँच नहीं सके थे, फिर भी कार्यक्रम में मिले तो मैंने बताया कि आप तशरीफ लाएं, कार्यक्रम में आप गरिमा बढ़ेगी हमारे कार्यक्रम की। उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। दुबई में, मुंबई के प्रवास में हूँ तो इस तारीख को मैं जरूर से आपके कार्यक्रम में आऊँगा। ऐसा ही हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी से, हालांकि अपॉइंटमेंट मुश्किल होती है, लेकिन सबसे बड़ा इंटरव्यू माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिंदुस्तान समाचार को दिया है। ये मैगजीन में आप पढ़ेंगे, वो उनके साथ भी उनकी मीटिंग करवाई, सबके अपने अपने जो सजेशन थे वो उन्होंने दिए, डिस्कशन कुछ नहीं किया।
अंत में वंदे मातरम होगा। आपने जो खामोशी रखी है बनाए रहें। धन्यवाद। वंदे मातरम के पश्चात भोजन का निमंत्रण तो संघवी जी ने आपको दिया ही है। मैं देवश्री आगरकर से अनुरोध करता हूँ वंदे मातरम प्रस्तुत करें। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितां द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् कोटिकोटिकण्ठा कलकलनिनाद कराले कोटिकोटिभुजै धृता खरकर बाले आबलाय क्यनुमाय तुबले बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं त्रिभुवनवारिणीं मातरम् वन्दे मातरम् तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदि तुम्ही मर्म त्वं हि प्राणाचरिरे बाहुते तुम्ही मा शक्ती हृदये तुम्ही मा भक्ती तोमारी प्रतिमा गणी मंदिरे मंदिरे मातरम् वन्दे मातरम् त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमलदलविहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां मातरम् नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरम् वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे